सबसे पहले मेरे यहाँ अति विलंब से आने के लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। इसमें मेरा कसूर कम है, एयर इंडिया का कसूर ज़्यादा है। 1 बजे की फ्लाइट से निकल के 3 बजे पहुँचना और 4 बजे यहाँ पर समय पर आ जाना, यह प्लान था, लेकिन 1 बजे की फ्लाइट ही कैंसिल कर दी। तो सौभाग्य था 2 घंटे बाद का टिकट तो मिला कम से कम, इसलिए एयर इंडिया का धन्यवाद देता हूँ और मैं यहाँ पहुँच पाया। अब मुझे आदेश हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट आप सब लोगों की स्ट्रेंथ है सुनने की, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे भाषण यहाँ पर हो गए हैं। इसलिए मंच पर जो विराजमान है सभी मान्यवरों का नाम उल्लेख न करते हुए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर बड़े लंबे समय से जो बैठे हुए सारे बहन भाई हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मुझे हरियाणा की धरती पर आने पर बहुत गर्व है। मैं हृदय से हरियाणा को तब से प्रेम करता हूँ जब से मुझे ये पता है कि भारत की स्वतंत्रता को लेकर भारत की सेना में सर्वोच्च कोटि के बलिदान अगर कहीं से हुए हैं तो वो हरियाणा की धरती से हुए हैं। और जिस ढंग से हरियाणा के लोग खाते हैं ना, बस मतलब मैं फैन हूँ, क्योंकि मैं भी एक खवैया हूँ, खाने में एक्सपर्ट आदमी हूँ। और जो आप लोगों के व्यंजन है वो व्यंजन आप जो मुझे देख रहे हैं ना सामने, ये गए 2-3 महीने के जबरदस्त वर्कआउट का एक परिणाम है कि मैंने 10-12 किलो वजन कम किया है। तो स्वस्थ रहने के लिए कम नहीं किया है, खूब खाने के लिए मैंने वजन कम किया है कि खाऊं और वापस बढ़ाऊं, बाद में वापस कम करूंगा। तो खाने के समय में हरियाणा में आया करूंगा। आप सबके घर में आने में मेरी रुचि है, क्योंकि हरियाणा का भोजन खास करके यहाँ से मुझे वो जो आता है ना, जो दूध से बनता है, नहीं, एक अभी मैं नाम भूल गया हूँ, नहीं, कलाकंद वो बंगाल का है, आपका नहीं है, तो वो मैं लेकर जाता हूँ। डोडा, तो जो डोडा में लेकर जाता हूँ ना यहाँ से, तो मेरे मुंबई के दोस्त सब उस पर टूट पड़ते, मुझे खाने को मिलता नहीं है। और हरियाणा के लोग कैसे हैं, तो बहुत लोग सिखों पर मजाक करने वाले जोक बनाते, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है कि किसी कम्युनिटी को लेकर इस तरह से नहीं बनना चाहिए। लेकिन हरियाणा के लोगों का जो बोल्डनेस है और जो ह्यूमर है, उसका मैंने बहुत पहले बचपन में एक जोक सुना था, शायद आप लोग भी सहमत होंगे, कि एक इंटरव्यू में एक हरियाणा का बच्चा गया था और उसको पता चला कि जॉब ऑलरेडी दिया गया है और इंटरव्यू का तमाशा चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। तो पूछने वाले ने, बड़ा इकोनॉमिस्ट चाहिए था उनको, और पूछने वाले ने पूछा कि ताजमहल कहाँ है। तो जो बच्चा सामने गया था इंटरव्यू देने के लिए हरियाणा का, उसने बताया भिवानी में है। तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि क्या क्या बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ ताजमहल कहाँ है, भिवानी में है। अरे वो जो मुमताज के लिए जो शाहजहां ने बनाया था वो ताजमहल कहाँ है, अरे वही तो बता रहा हूँ भिवानी में है। तो वो गुस्सा होकर इंटरव्यू लेने वाला पूछता है, तुमको इतनी छोटी सी बात मालूम नहीं है ताजमहल कहाँ है और तुम इस पोस्ट के लिए आए हो? तो वो जवाब देता है, तो क्या आगरा बताने से जॉब देने वाला है क्या? ये हरियाणा है, ये हरियाणा है। और इसलिए मैं अच्छे ह्यूमर वाले, अच्छे दिल वाले, अच्छा खाने वाले, देशभक्त लोगों के सामने हूँ, और वो भी गुरुग्राम में हूँ। और इसलिए मुझे मतलब ये सारी चीज़ों का जो निचोड़, एकदम हाई क्वालिटी के लोग फिर आकर ऐसे जगह पर आकर बसते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सावधान भी हूँ बात करने में। खैर 4 मिनट तो मैंने आप लोगों की तारीफ में गंवा दिए मेरे, अब 6 मिनट बचे। तो साथियों, ये एक हरियाणा के इतिहास में शायद पहली बार ये हूल दिवस नाम का कार्यक्रम हो रहा है। मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी हुआ होगा। अगर कोई संथाली भाई बहन यहाँ पर होंगे जो जॉब करते हैं, काम करते हैं, वो लोग एकत्रित आते हैं और वो हूल को याद करते हैं, तो हुआ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज इस प्रकार का कार्यक्रम ये पहली बार हो रहा है।
इसकी आवश्यकता क्यों है। सब लोगों ने आपको हुल के बारे में बताया, क्योंकि मैंने बैठने के बाद सबको पूछा कि सबने हुल पर बोला है कि नहीं। तो जैसे आप हुल को लेकर एआई को पूछेंगे, या आप उसको गूगल को पूछेंगे, या फिर आप चैट जीपीटी को पूछेंगे, सबसे कम जानकारी अगर आपको कहीं मिलेगी तो आपको हुल की जानकारी मिलेगी, बहुत रेयर जानकारी। इसका कारण ये जहां पर ये सारा संघर्ष हुआ, ये संघर्ष जंगलों के अंदर हुआ, वनों के अंदर हुआ, और वहां पर डॉक्यूमेंटेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो कुछ लिखा वो अंग्रेजों ने लिखा, और उस जमाने में बहुत ही कम पढ़े लिखे हुल करने वाले जो संथाली जनजाति के लोग थे उन्होंने उसको लिखा। संथ शब्द जो है वो शांत शब्द से है। संत शब्द भी जो है, संत कभी भी एग्रेसिव नहीं होते, जो एग्रेसिव होते वो संत हो नहीं सकते। संत होते वो शांत होते हैं। कोई संत नदी बहती है, एकदम संत बहती, धीरे धीरे बहती है। और आल मतलब लोग, संत आल मतलब शांत लोग, शांति प्रिय लोग। ये बहुत ही शांत प्रिय कम्युनिटी है, थी। और इनका जो व्यवसाय रहता था, खेती करना, पशुपालन करना, शिकार करना, जंगल के प्रोडक्ट्स जो है उसको लेकर शहर में लाकर बेचना, और बेचना भी उनका था बार्टर सिस्टम। मतलब उस चलन का ना के बराबर उपयोग करते थे। उनके पास पैसा रहता ही नहीं था। अंग्रेजों ने हालांकि उस समय रुपया पैसा चालू किया था, लेकिन इनका उसमें कोई संबंध नहीं रहता था। 4 बकरियां दे दी, 1 गाय ले ली, या फिर उनको वहां पर जरूरत पड़ती थी तेल और नमक की, तो ये सब चीजें उनके वहां नहीं होती थी। तो वो जाते थे और इसके बदले अपने पास जो कुछ है, कोई शहद लेकर आया, कोई किसी प्राणी को मारा है तो उसको बेचने के लिए, इसके बदले तेल और नमक लेकर आ गए। इनकी सिस्टम थी। एक बहुत भयंकर बड़ा सूखा पड़ा बंगाल में, ये कोई 1770-77 का समय होगा। मेरे आंकड़े थोड़े चूक सकते हैं, लेकिन वो 5-10 साल से आगे पीछे नहीं चुकेंगे। वहां पर सबसे बड़ा नुकसान हुआ अंग्रेजों का। उनका वो जो लगान वसूल करते थे उसमें बहुत भयंकर गिरावट आई, और उन्होंने क्या किया, एक एक्ट बनाया, और उस एक्ट के अनुसार जो जंगल थे उन जंगलों को तोड़कर, क्योंकि अब लगान का लॉस तो हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा खेती अगर होगी तो फिर उसमें से लगान आएगा। तो खेती बढ़ानी है तो कहां बढ़ानी है, जहां होती है वहां तो ऑलरेडी हो रही है। इसलिए उन्होंने एक एक्ट बनाया कि जंगल काटेंगे और वहां पर खेती करेंगे। और खेती करने के लिए करेंगे तो ये जनजाति लोग ही करेंगे। देखिए, एक तो आदिवासी शब्द गलत शब्द है। आदिवासी शब्द के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वनवासी कल्याण आश्रम सहमत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भी बहुत स्पष्टता से कहा है कि ये आर्य बाहर से आए, द्रविड़ बाहर से आए, और पहले रहने वाले आदिवासी थे। ये सब अंग्रेजों की थियरी है। ये बताने के लिए ये थियरी है कि हम लोग बाहर से आए, इसलिए हम लोगों को इस देश से आप निकलने के लिए बता रहे हो। आप लोग कौन हो? आप भी तो बाहर से आए हो, तो आपके पास क्या नैतिक अधिकार है कि हमको भारत छोड़कर जाने के लिए बताने का? तो इसलिए आप भी आउटसाइडर्स हो, हम भी आउटसाइडर्स है। ये बताने के लिए उन्होंने झूठ बताया कि आर्य बाहर से आए, पहले द्रविड़ थे, उन्होंने आदिवासियों को जंगलों में खदेड़ दिया। ये सब झूठ था। लेकिन ये सत्य है कि वनों में ये लोग सदियों से रहते थे, शताब्दियों से रहते थे। वो वनों में ही रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, मैदानी जंगलों पर रहते थे। अब उनसे ही खेती करवानी है। जब वन काटेंगे तो वहीं पर वो खेती करेंगे, तो वन कौन हैंडल कौन करेगा? तो उन्होंने जमींदारों को वन दे दिए। अंग्रेजों ने जमींदारों को वन दे दिए कि चलो इतना हेक्टेयर का, इतना बड़ा जो ये है सारा, ये आपका, तो वो वन साफ करो और वहां पर संथालियों को लगाओ और उनसे मजदूरी ले लो। अब ये जो है, इनको पैसा इनसे मांगना शुरू किया जो संथालियों के पास नहीं रहता था। लगान जो है, इनको आदत ही नहीं थी ना, पैसा रखने की आदत नहीं थी। तो साथ साथ दूसरी व्यवस्था अंग्रेजों ने जोड़ दी, या अपने आप हो गई, वो महाजनों की व्यवस्था हो गई। महाजन मतलब लेंडिंग, पैसा उधार लेकर जाना, और वो फिर जमीनें रखवा लेते थे।
और उसके ऊपर सूद लेते थे। अब इनको ये सब सिस्टम ही पता नहीं थी संथालियों को, क्योंकि ये एक कर्जा मुक्त समाज था इनके, और ये सब इक्वल रहते थे, कोई बहुत ज्यादा अमीर है कोई बहुत ज्यादा गरीब है, ऐसा कुछ नहीं था। अब ये सब नई नई चीजें आने लगी और उसमें इनका भयंकर शोषण होना चालू हो गया। फिर बाप को अगर पैसा नहीं चुका सकता है तो तुम्हारे बेटे को तुम मुझे दे दो, बेटे को गिरवी रखो। बेटे को गिरवी रखो मतलब वो गुलाम बनकर उसके घर में रहेगा, उसके सारे घर के काम करेगा, उसके खुद के पर्सनल खेतों में जाएगा, और इस तरह से भयंकर शोषण चालू हो गया, जिससे संथाली समाज में एक अनरेस्ट होना चालू हो गया। इसी के साथ साथ अंग्रेजों ने एक रेल लाइन की योजना बनाई। अब रेल लाइन के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, और जैसे जैसे ये अंग्रेजी सिस्टम से ये जंगलों में चलने लगा, पुलिस स्टेशन आ गए। अब ये इनको ना तो पुलिस से न्याय मिल रहा है, न सरकारी अधिकारियों से न्याय मिल रहा है, न जमींदारों से न्याय मिल रहा है, न महाजनों से न्याय मिल रहा है, न अंग्रेजों से न्याय मिल रहा है। और इसमें एक और भयंकर उत्पीड़न चालू हुआ, महिलाओं का उत्पीड़न। और देखिए, माँ बहन के ऊपर जब उत्पीड़न होता है ना, तो कोई भी व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं करता। और फिर ये इतना परमोच्च कोटि पर चला गया कि माता बहनों के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे और बाकी सारे लोग जिनके हाथ में पावर है, वो इन लोगों का शोषण करने लगे। फिर ये सारा एकदम ऐसे चरम सीमा पर पहुंच गया। और उसमें ये भोगनाडीह गांव में आज के दिन, आज 30 तारीख है ना, आज के दिन 1855 में एक वहां पर एक परिवार था, मुर्मू परिवार था, उसमें चुन्नी माझी, माझी शब्द का वहां पर जो अर्थ होता है, देखिए माझी अलग अलग समाजों में कहा जाता है, माझी के अर्थ भी बहुत है, लेकिन वहां पर गांव का जो मुखिया बन जाता है, वो मान लीजिए चुन्नी मुर्मू है, लेकिन वो मुखिया बन गया तो उसको कहा चुन्नी माझी है वो। तो चुन्नी माझी के 4 बेटे और 2 बेटियां थी। इन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से ग्रूम किया, उनकी पत्नी का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन उन माता पिताओं को मेरे साष्टांग दंडवत है, जिन्होंने सिद्धू मुर्मू, कानो मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरो मुर्मू, ये 4 लड़के, और फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू, ये 2 लड़कियों को जन्म दिया। और बचपन से उनको संस्कार दिए और सामाजिक चेतना उनके मन में जगाई, अन्याय के खिलाफ लड़ना उनको सिखाया। और ये सारा ग्रूमिंग उनका हो रहा था। उसी में शायद सिद्धो मुर्मू के सपनों में देवी माँ आई और उसने कहा कि देखो सिद्धो, तुमको जो है इसके खिलाफ लड़ना है, इस शासन को खत्म करना, ये काम मैं तुमको दे रही हूं। और उसके बाद में ये जो सभा हुई, आज के दिन में जो सभा हुई 1855 में, उसमें इतिहास में अलग अलग आंकड़े अलग अलग लोगों ने लिख के रखे हैं, लेकिन जो सबसे कम आंकड़ा है वो 20,000 का है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस समय पूरे संथाल परगना जिसको हम कहते हैं, ये संथाल परगना जो है उस समय का कहाँ कहाँ था, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, बाद में ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये जो सारा रीजन है, जो वनों का रीजन है, वहां ये सारे संथाल रहते थे। और 30-32 और भी जनजातियां वहां रहती थी। और अंग्रेजों ने चाय बागान जब बनाना नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया तो यहां से लेबर के नाते संथाल को लेकर गए। और आज भी असम राज्य के चाय बागानों में 20-25 लाख संख्या संथालियों की है, जो 300, 200, 300 साल से वहां पर चाय बागानों में चले गए थे। संथाल जनजाति भारत की 3 नंबर की बड़ी जनजाति है। शायद 1 नंबर पर भील है, 2 नंबर पर गोंड संथाल है, लोक संख्या के अनुपात के अनुसार। और इनको 20,000 इकट्ठा, देखिए आज इतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज हम ये पूरा सभागार, शायद पहले भरा भी होगा, मुझे देर हो गई इसलिए कम हुआ होगा, लेकिन ये 500 की कैपेसिटी का सभागार भरने के लिए टेक्नोलॉजी रहने के बावजूद, मैसेजिंग की सिस्टम रहने के बावजूद आज मुश्किल है। आज राजनीति में भी लोगों को संख्या जमा करना मुश्किल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमीन पर ज्यादा काम करता है, दिल से दिल की बात ज्यादा करता है, इसलिए संघ को जब संख्या जमा करनी होती है, संख्या आती है, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी भयंकर रहती है। फिर भी आज आपको 20,000 लोगों को जमा करने के लिए बताया जाए तो पसीने छूटेंगे। 1855 में 20,000 लोग,
और ये कैसे जमा हुए जब कम्युनिकेशन नहीं था? आपको सुनकर आश्चर्य आनंद लगेगा कि इनकी मैसेजिंग सिस्टम कैसे थी। तो ढोल बजाएंगे और ढोल के जो अलग अलग रिदम्स आते हैं ना, वो अलग रिदम का अलग मैसेज है। आपको किसी एक जगह पर पहुंचना है तो उसका एक अलग रिदम है, और वो रिदम आप ढोल बजाएंगे तो पहाड़ों में दूर दूर तक उसके एकोस जाते हैं और वो सुनाई देता है। पेड़ों के ऊपर कुछ नक्शी काम करना, वो भी एक मैसेजिंग सिस्टम है। सीटी बजाना, सीटी एक विशिष्ट पद्धति से बजाना, किसी पंछी का आवाज निकालना, मतलब ये जनजातियों के अंदर, वनवासियों के अंदर ये मैसेजिंग सिस्टम है। और इस परिवार ने इसको सारा ऑर्गेनाइज करके 20,000 लोगों को इकट्ठा किया। और भाषण में जो सिद्धू मुर्मू ने कहा कि ये जो काम हम कर रहे हैं, ये हम ईश्वर की योजना से हम काम कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज पर मेरा अभ्यास है, और हम सब लोग जानते हैं शिवाजी महाराज ने जब ये सारे मुगलों के और 4 मुस्लिम बादशाह थे उनके खिलाफ जब संघर्ष छेड़ा, जब वो महज 13-14 साल के थे, शिवजी के रोहिडेश्वर का मंदिर था, वहां शिव अपने दोस्तों को लेकर गए, अपनी उंगली काटकर जो है खून की धार शिवजी के लिंग के ऊपर धरी और उन्होंने कसम खाई, और बाद में कहा मैं हिंदू साम्राज्य बनाने जा रहा हूं, लेकिन ये हिंदू साम्राज्य हो, ये श्रींची इच्छा, ये भगवान की इच्छा, इसलिए मैं कर रहा हूं। आपको हैरानगी होगी, जिस सिद्धू मुर्मू ने शायद शिवाजी महाराज का नाम भी नहीं सुना था, उसने ये 30 जून के भाषण में कहा कि ये ईश्वर का राज्य, ये ईश्वर की इच्छा से हम कर रहे हैं। संथाली ईश्वर को ठाकुर कहते हैं, और कहते हैं कि यह ठाकुर का फरमान है। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, ठाकुर का राज है। और उसमें और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुल की आपको समझनी पड़ेगी। आपको 1942 में गांधी जी ने कहा चले जाओ। कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कब कहा गया चले जाओ? 1942 में। मतलब 1942 में अंग्रेजों को स्पष्ट बताया गया कि आप चले जाओ। भारत में पहली बार अंग्रेजों को चले जाओ 1942 में नहीं कहा गया है। भारत में सबसे पहले अंग्रेजों को कहा गया गेट लॉस्ट, ये जमीन छोड़कर चले जाओ। और वो अभिमान का दिवस, वो गर्व का दिवस आज का दिवस है, 30 जून 1855 को। और ये हम नगरवासियों ने नहीं कहा है, हमने ग्रामवासियों ने नहीं कहा है, ये वनवासियों ने कहा है, ये जनजातियों ने कहा है। अंग्रेजों को सिद्धू मुर्मू ने कहा चले जाओ, गेट लॉस्ट, ये देश आपका नहीं है, ये देश छोड़कर चले जाओ, ये उसका भाषण। उसने कहा अब हमारा यहां पर राज्य है, टैक्स वसूली अभी हम करेंगे, टैक्स का विनियोग अभी हम करेंगे। और यहां पर जितने भी डीएम है या यहां पर जितने भी एसपीज है, अंग्रेजों ने ये सारी सिस्टम बनाई थी सरकार की, उनको बताया कि नाउ यू हैव टू रिपोर्ट टू अस, अभी हमारा राज है, आपको आकर हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं निटी ग्रिटी में बहुत ज्यादा नहीं जाता, लेकिन एक के बाद एक जिलाओं को उन्होंने जीतना शुरू किया। भागलपुर के ऊपर 5,000 संथालियों ने हमला किया। वहां से अंग्रेजों की उस समय प्राण थे रेलवे, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन वहां था, और उनके ऑफिसेस भी रेलवे के बिल्डिंग के साथ ही रेलवे हाउस में ही रहते थे। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं ना कि मेट्रो के पास ऑफिस ले लो, रेलवे के पास ऑफिस ले लो, अंग्रेजों का कहां था? उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में। संथालियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया, बीरभूम में जाकर ध्वस्त कर दिया, पाकुड़ में जाकर ध्वस्त कर दिया, अनेक जगह पर। मैं सारी लिस्ट नहीं बताता, लेकिन एक के पीछे एक औरंगाबाद है, और सब जगह से न्यूज आ रही थी कि यहां पर संथालियों ने हमला किया और संथालियों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमने लिबरेट कर दिया है इस जिले को। और सब जगह पर अंग्रेज अधिकारी मर रहे थे, अंग्रेजों की पुलिस मर रही थी। कई जगह पर अंग्रेजों ने घेर लिया, जैसे नारायणपुर है, ये अपने वेस्ट बंगाल में आता है, वहां पर अंग्रेजों ने घेर लिया संथालियों को। संथालियों का एक बहुत जत्था वहां पर था, अंग्रेजों ने घेर लिया। लेकिन उस समय ईश्वर ठाकुर संथालियों के साथ थे,
भयंकर बरसात हुई और अंग्रेजों की जो बंदूकें थी वो गीली हो गई और फायर करना उससे बंद हो गया, और इनके पास जो तीर कमान थे उसको बरसात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उन्होंने हमला करके अंग्रेजों को वहां पर भी परास्त कर दिया है, कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज तो अंग्रेज थे, और जब बहुत बड़ा प्रेशर आ गया उनके ऊपर कि ये कंट्रोल नहीं किया जा रहा, और उनके लिए बहुत बड़ा सबक था कि ये अगर फैल गया तो सारे भारत से, ये वनों में रहने वाले अगर इतने हमको महंगे पड़ रहे हैं, ये अगर सैलाब शहरों में आ गया, गांवों में आ गया, तो हमारा क्या बचेगा। इसलिए उन्होंने मार्शल लॉ लागू किया, बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य वहां लेकर आए, बहुत बड़े पैमाने पर हथियार लेकर आए, और फिर एक बहुत भयंकर नरसंहार हुआ। और उस नरसंहार के आंकड़े अलग अलग है, लेकिन कोई भी आंकड़ा 10,000 के नीचे नहीं है। अंग्रेज जाते थे, गांव के अंदर घुसते थे, निहत्थे लोगों को गोलियां मारते थे, घर जला देते थे, बूढ़ों को मारते थे, महिलाओं को मारते थे, छोटे बच्चों को मारते थे। संथाली दिखाई दिया, गोली मार दी, संथाली दिखाई दिया, हत्या कर दी, संथालियों का गांव दिखा, गांव का गांव जला दिया। इस तरह से 10,000 लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, और वो बलिदान जिस आंदोलन से शुरू हुआ, जिस दिन से शुरू हुआ, वो दिवस आज का 30 जून का दिवस है, और इसलिए ये हूल दिवस का आयोजन और प्रयोजन है। साथियों, हम कितने दुर्भाग्यवान हैं। हमें बताया गया कि 1857 में इस देश के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ यलगार हुआ, और यह भी बताया गया कि 1857 वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। 1857 अगर ऑर्गेनाइज्ड रहता तो अंग्रेजों को उसी समय छोड़ना पड़ता, लेकिन हमें यह पता ही नहीं है कि 1857 में इंस्पिरेशन अगर कहीं मिली है सारे लोगों को, क्योंकि उस समय के क्रांतिकारों को तो जानकारी रहती थी, इतना बड़ा स्वाधीनता संग्राम हुआ और शहरों में लोगों को पता नहीं था यह संभव है क्या, सबको मालूम था। और 1857 की प्रेरणा ये हूल है, और इसलिए जो मूल प्रेरणा का स्रोत है उसको न अंग्रेजों ने बताया, न स्वाधीनता मिलने के बाद काले अंग्रेजों ने, मतलब कांग्रेसियों ने हमको इसको नहीं बताया। गांधी जी से लेकर गांधी परिवार तक खुशामद करने में लगा हुआ ये सारा परिवार, दुर्भाग्य से इस देश के सामने न नेताजी सुभाष चंद्र बोस बताए गए, न ठीक से महात्मा गांधी बताए गए, न ठीक से इस देश को स्वतंत्र वीर सावरकर बताए गए, न सरदार वल्लभ भाई पटेल बताए गए, न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बताए गए। तो ये सब इतने बड़े बड़े लोगों को अगर ठीक से नहीं बताया, नहीं सिखाया, तो कौन सिद्धो मुर्मू, कौन कान्हो मुर्मू, उनके बारे में कौन बताएगा। एक समय आ गया कि जब पराभव हो गया, तब यहीं पर भोगनाडीह गांव में और उसके पास में और एक दूसरे गांव में सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू को बरगद के पेड़ के ऊपर लोगों के सामने अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया। एक अंतिम लड़ाई हुई। आपने सिद्धो मुर्मू, कान्हो मुर्मू तो सुने, लेकिन चांद में मुर्मू और भैरव मुर्मू क्या करते थे। ये इतना ऑर्गेनाइज्ड युद्ध है, आप हैरान रहेंगे। ये दो भाई जो है ये बैठकें किया करते थे, ये प्रचारक का काम करते थे। पवन जी, ये जो दो भाई है ना, सिद्धो मुर्मू, कान्हो मुर्मू, लड़ते थे, और चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू आप मान लीजिए प्रचारक का काम करते थे। क्योंकि देखिए 400-500 लोग मरे तो उसके जगह पर नई फौज तो चाहिए ना, तो युवाओं में जाना, उनको भाषण देना, उनको प्रेरित करना, क्योंकि उस समय भी ऐसे लोग संथालियों में भी रहे होंगे ना, जाने दो मैं क्या करूं, तू बेटा मत जा, ऐसे कुछ तो लोग सब में रहते ही है। आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रहते, उस समय कुछ तो रहेंगे। तो उनको इंस्पायर करके इस आंदोलन में लाना, क्रांति में लाना, ये काम उन्होंने किया। उनको हथियार सिखाना जरूरी था, उनको फटाफट प्रशिक्षण, राउंड द क्लॉक प्रशिक्षण देने का काम कान्हो मुर्मू, भैरव मुर्मू कर रहे थे। और आप सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे उन लोगों को, इन्होंने एक स्पाई सिस्टम भी बनाई थी, गुप्तचर यंत्रणा उन्होंने बनाई थी। इन्होंने अपने कुछ लोग नौकरी करने के लिए अंग्रेजों के पास भेज दिए थे, महाजनों के पास भेज दिए थे, जमींदारों के पास भेज दिए थे, पुलिस स्टेशंस में भेज दिए थे। उनकी क्या चल रही है गतिविधियां, उसकी जानकारी निकाल कर लाने का मतलब
हूल आंदोलन मामूली आंदोलन नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च होने चाहिए। आज ब्रिटेन में इसके डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में जहां डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उसमें इसकी जानकारियां मिल सकती है। आज जरूरत इस बात की है कि अनेक युवाओं ने अपने रिसर्च का विषय हूल को करना चाहिए। ये कोई संथालियों का काम नहीं है, संथालियों ने देश के लिए बलिदान दिया हुआ है। हूल का और एक महत्व क्या है, बाद में फूलो मुर्मू झानो मुर्मू की बात। भारत का सबसे पहला, मैं तो गर्व के साथ बताता हूं अहिल्या देवी होळकर के बारे में, क्योंकि वो महिला रानी थी और उन्होंने पहली सेना महिलाओं की बनाई। दुनिया के इतिहास में पहली महिलाओं की सेना ये माळवा प्रांत में अहिल्या देवी होळकर ने बनाई है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, ये अहिल्या देवी रानी है, रानी लक्ष्मीबाई रानी है, जिजामाता रानी है, उनके पास संसाधन है, उनके पास राज्य है, उनके पास अधिकार है, उनके लिए सेना बनाना आसान है। लेकिन ये जंगलों में रहने वाले, वनों में रहने वाले, जिनके पास संसाधन नहीं है, उन दो फूलो झानो मुर्मू ने 1000 जनजाति महिलाओं की सेना बनाई। और पहले जब मर्द लड़ रहे थे तब ये क्या करती थी, क्योंकि मर्द लड़ रहे थे तो तीर खत्म होते थे, धनुष टूटते थे, भाले टूट जाते थे, खत्म हो जाते थे, चले गए तो चले गए, कुराड़ खत्म हो गई। तो ये सारी चीजों को बनाने का काम, युद्ध की रसद को बनाने का काम महिलाएं करती थी। और जब मर्द खत्म होने लगे तब ये रणरागिनियां रास्ते में उतरकर अंग्रेजों के ऊपर छापामार पद्धति से, गुरिल्ला वारफेयर से इन महिलाओं ने भी बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया है। और अंततोगत्वा ये 2 भाई जो बचे थे और 2 बहनें, ये भी आखिरी लड़ाई में, शायद बरहेट की लड़ाई में वो भी बलिदान हो गए। सारा परिवार बलिदान हो गया। लेकिन इससे क्या क्या हुआ, अंग्रेजों के सारे अखबारों में, ग्रेट ब्रिटेन के सारे अखबारों में फ्रंट लाइन पर सिद्धो मुर्मू, कानो मुर्मू के नाम आए। ये भारत के अंदर देश के लिए लड़ने के लिए अंग्रेजों के साथ हथियार उठाने वाले, ये सारी खबरें यूरोप के सारे मीडिया में आ गई। उस समय का मीडिया निकालकर इसको चेक करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस कुछ है, लेकिन बहुत सारे अब तक निकाले भी नहीं गए हैं। तो सबसे बड़ा बहुचर्चित, दुनिया में बहुचर्चित अगर स्वाधीनता संग्राम है तो वो हूल क्रांति है। इस सबको गर्व के साथ हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में अंग्रेजों को ध्यान में आ गया कि हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमने इसके ऊपर कोई उपाय नहीं निकाला तो फिर कल दूसरा कोई खड़ा रहकर हमारे साथ इसी तरह से लड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक एक्ट बनाया और वो एक्ट ये था कि जनजाति की जो भूमि है वो गैर जनजाति खरीद नहीं सकता। तो अंग्रेजों ने अगर ये कानून बनाया कि ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल बना नहीं सकता, तो वो कानून बनाने के लिए उनको बाध्य करने का किसने काम किया, तो इस हूल क्रांति ने किया। तो आज देश के सारे जनजातियों ने नमन करना चाहिए इन वीरों को, क्योंकि आज भी जनजाति लैंड अगर उस कानून के कारण सुरक्षित है, नहीं तो बिल्डर्स कारखानदार कब के पहुंच जाएंगे, सब उठाकर अपने अपने वहां कंपनियां लगाएंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे। लेकिन जनजाति की जमीन अगर सुरक्षित है, वो तो यही कहते हैं ना, जल जंगल जमीन, तो ये जमीन अगर सुरक्षित है किसी कानून से, वो अंग्रेजों ने भले पहले बनाया लेकिन उसका कारण अंग्रेज नहीं है, उनको बनाने पर मजबूर करने वाले ये हमारे हूल के क्रांतिकारी है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं 2 घंटे बोल सकता हूं। मेरा एक भाषण शुरू में दिखाया भी था। अंतिम बात, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जिन्होंने इस हूल को पूरे दुनिया को बताने का काम किया। आजादी के बाद कभी किसी ने सिद्धो मुर्मू, कानो मुर्मू का नाम नहीं निकाला। आजादी मिलने के बाद कभी भी वहां से आए हुए सांसद, कोई केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कभी ये कहा नहीं, चाहे नेहरू जी होंगे, इंदिरा जी होंगे या राजीव जी होंगे, उनको कभी कहा नहीं कि हूल के बारे में हमने कुछ करना चाहिए, इतिहास में डालना चाहिए, किसी ने नहीं कहा। सबसे पहली बार इस हूल क्रांति को अगर किसी ने रिकॉग्नाइज किया, एक्नॉलेज किया, ऑन रिकॉर्ड लाया, तो श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया।
क्योंकि उन्होंने सन 2002 में सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का पोस्टल स्टैंप रिलीज किया। और जैसे पोस्टल स्टैंप रिलीज किया, बड़ा कार्यक्रम हुआ, चर्चा हुई, मीडिया में आया, पोस्टल स्टैंप सबके एनवलप के ऊपर चिपकने लगा, तो लोगों को कम से कम ये पता तो चला कि ये सिद्धो मुर्मू कान्हू मुर्मू करके कोई क्रांतिकारी थे। लेकिन उसके बाद में फिर एक बार आ गए मनमोहन सिंह जी, पर्दे के पीछे से सोनिया राहुल का राज, फिर वापस ये सारा मामला पीछे पड़ा। लेकिन अटल जी ने और एक महान काम किया, समाज कल्याण का जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय से जनजाति कल्याण मंत्रालय अलग बनाने का पहली बार इस देश के ट्राइबल पॉपुलेशन को, जो पूरे भारत में 40% भूमि पर रहती है, उनके लिए, उनके विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का काम श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी ने किया है। इसलिए भी उनको वंदन करना चाहिए। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव जब मनाया, तब उस सारे अमृत महोत्सव में ऐसे बहुत सारे गुमनाम लोगों की चर्चा की, जिन्होंने देश के लिए उच्च कोटि का बलिदान दिया था, लेकिन जिसकी कांग्रेस ने दशकों तक उपेक्षा की थी। उसमें मोदी जी ने सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का नाम डाला। उसमें उनकी चर्चा हुई, उसके बारे में लिखा गया, उसके बारे में दिखाया गया। और उसके बाद में 2023 में उन्होंने आज के दिन, आज भी उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन 2023 में उन्होंने संथाली भाषा में ट्वीट किया, और संथाली भाषा को कोई गूगल अनुवाद नहीं कर पाया, किसी को समझ में नहीं आया ये क्या है। तो पीएमओ में फोन आने लगे कि भैया मोदी जी ने कौन सी भाषा में ट्वीट किया है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर कुछ समय बाद मोदी जी ने उसको इंग्लिश और हिंदी में ट्वीट किया, और लोगों को संथाली भाषा भी एक बहुत बड़ी भाषा है, और उसमें ये बड़ी क्रांति हुई है इसकी जानकारी। क्योंकि बड़ा व्यक्ति जो लोगों पर प्रभाव डालता है, जब वो लोगों के सामने कोई विषय रखता है तो बड़े पैमाने पर लोगों को पता चलता है। फिर मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने हूल के बारे में सबको बताया। मतलब जब भी मौका मिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को प्रशासन में आकर काम करने का, उन्होंने इस तरह से सारी चीजों को लोगों के सामने रखा। और ये सबसे पहला क्रांति युद्ध, सबसे पहला क्रांति युद्ध जिसमें 10,000 लोगों ने बलिदान दिया है, वो इतिहास के गुमनाम अंधेरे में पड़ा हुआ जो है, उसको निकालकर बाहर लाने का काम भले छोटे पैमाने पर हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है, आज मैं देख रहा हूं, आज बहुत सारे भाजपा के नेताओं ने, बहुत सारे अन्य पार्टियों के नेताओं ने हूल के ऊपर ट्वीट किया है। पिछले साल देखिए उन्होंने नहीं किया था, उसके पिछले साल देखिए उन्होंने नहीं किया था, इस बार किया है। इसमें से जागृति होती है। तो ये कार्यक्रम तो हम 2021 से कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली में कर रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि जब हरियाणा के लोग समझेंगे ना, वो सारे भारत को हिलाने की क्षमता रखते हैं, और इसलिए ये कार्यक्रम गुरुग्राम में होना ही चाहिए। तो हमारे मित्र है चौधरी जी, उनको हमने कहा कि आप यहाँ पर जो है कार्यक्रम एक आयोजित कीजिए। तो महापौर बहना भी आ गई, माननीय संघ चालक भी आ गए, वनवासी कल्याण आश्रम भी आ गया। और इस बहाने में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो वनवासी कल्याण आश्रम है ना, ये आज एकमात्र ऐसी संस्था है जो ईमानदारी से जनजातियों में जाकर, ट्राइबल्स में जाकर, वनवासियों में जाकर काम कर रही है। उनके लिए हॉस्टल्स चलाती है, उस हॉस्टल में तेजस्वी युवाओं का निर्माण होता है। उनके लिए खेलकूद के जो अद्भुत प्रकल्प वनवासी कल्याण आश्रम ने किए हैं, आपको पता होना चाहिए, देश में मेडल्स लेकर आने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों में जितने जनजाति खिलाड़ी हैं, उन जनजाति खिलाड़ियों में से 70 to 75% जनजाति ट्राइबल खिलाड़ी ये वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से खेलना चालू किए और आज देश के लिए मेडल्स लेकर आए। उनको अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने भगवान की रक्षा करनी है, लेकिन जंगलों में रहते हुए उनके लिए स्कूल के लिए जगह नहीं है। तो पेड़ के नीचे आओ, एक शिक्षक आकर पढ़ाएगा। एकल विद्यालय के माध्यम से, वन टीचर स्कूल के माध्यम से वनवासी कल्याण आश्रम ने हजारों जनजातियों तक एजुकेशन पहुंचाया है। दशकों तक स्वाधीनता के बाद सरकार कर नहीं सकी वो काम वनवासी कल्याण आश्रम ने किया है।
वनवासी कल्याण आश्रम ने उनको प्रार्थना घर बना कर दिए कि आपको भगवान की प्रार्थना करनी है। ये लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर की पूजा करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये घर के अंदर अपने भगवान रखते हैं, टोकरी के अंदर रखते हैं, और दूसरे जगह जाना है तो टोकरी साथ में लेकर जाते हैं। भगवान को साथ में कैरी करने वाला जनजातीय समाज है, शांति प्रिय समाज है। और आज जिनको ट्राइबल शब्द हमने यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में जाकर ट्राइबल का अगर अर्थ पढ़ेंगे तो अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, क्रूएल, मतलब एकदम जो अशिक्षित है, जो जिनको मैनर्स नहीं है, इतने गंदे शब्द उसके बारे में है। और मैं आज आपको दावे के साथ बताता हूं, शहरवासी और ग्रामवासी, इन्होंने जिस तरह से अंग्रेजों की चपेट में आकर काले अंग्रेज बनकर हमारे संस्कार खत्म किए, संस्कृति खत्म करने के कगार पर है, वहां पर वास्तविक में भारत को अगर आपको देखना है तो आपको वनवासी लोगों के अंदर जाकर देखना पड़ेगा, जनजातियों में जाकर देखना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य था, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बना तो संघ ने मुझे शिलोंग भेजा। 8 साल खासी जयंतिया जनजातियों में रहकर, उनकी भाषा सीखकर, उनके सामाजिक रीति रिवाज और उनके संस्कार देखकर आज भी मैं कृतकृत्य हूं, मैं कृतज्ञ हूं और संघ को धन्यवाद देता हूं कि संघ ने मुझे मुंबापुरी, मुंबई तो माया नगरी है भारत की सबसे बड़ी, वहां से निकालकर मुझे मेघालय के वनों में भेजा और वहां पर मुझे वास्तविक वनवासियों के साथ 8 साल रहने का मौका मिला। और उसके बाद में भाजपा का कार्यकर्ता बनने के बाद मुझे अभी के माननीय गृह मंत्री, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई ने बताया कि तुम जाओ त्रिपुरा में जाकर काम करो। तो त्रिपुरा में जो जनजातियों का राज्य है, उस जनजातियों के राज्य में जाकर जनजातियों में काम करने के बाद ये जनजातियों के बारे में जो प्रेम है वो अधिक मजबूत हो गया। और किसी चुनाव के लिए जब मैं झारखंड गया तब मैं संथालियों को मिला, मुझे हूल के बारे में पता चला और बाद में मैंने हूल का अभ्यास किया। मैं सो नहीं पाया रात को, मैंने सोचा इतना भयंकर बलिदान हुआ है लेकिन भारत को पता ही नहीं है, तो कोई कब बताएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा। और इसलिए 3 साल कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली में हुआ, आज पहली बार यहां पर हरियाणा में हो रहा है, कल पुणे में हुआ, सुबह शाम को मुंबई में हुआ। इस बार हमने ये 4 कार्यक्रम किए हैं। आप सबके सहयोग से अगली बार 40 करेंगे, उसके बाद में 400 करेंगे, उसके बाद में 4000 करेंगे, जैसी शक्ति बढ़ती जाएगी। आज सबसे ज्यादा संथाल खतरे में है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का खतरा था, ईसाई मिशनरियों का खतरा था। ईसाई मिशनरियों का खतरा इतना भयंकर बढ़ गया है आज झारखंड में। और जिस तरह से मतांतरण संथालियों का हो रहा है, जिस तरह से मतांतरण पूरे देश में जनजातियों का हो रहा है, वो देखते हुए डर लगता है कि इस देश का भविष्य क्या होगा अगर ये शांति प्रिय और जो हिंदुत्व जिन्होंने जिंदा रखा है ऐसे लोग अगर ईसाई बनते जाएंगे और अगर हम उनको ध्यान ही नहीं देंगे। संपत्ति पड़ी है, हमारा ध्यान नहीं है, शत्रु लैंड जिहाद हो रहा है। धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसको अमेंड करके सारे हवा ही निकाल ली, अब कोई उसको जाकर हड़प नहीं कर पाएगा। लेकिन आज झारखंड के वनों में बड़े पैमाने पर जंगलों में बांग्लादेशी घुसे हैं, वो जनजाति लड़कियों को उठाकर लेकर जाते हैं। लव जिहाद वहां पर चल रहा है, वहां पर लैंड जिहाद चल रहा है। एक तरफ ईसाइयत की मार है, दूसरी तरफ इसी मार है, दूसरी तरफ इस्लाम की मार है, और तीसरी तरफ हम सब लोगों ने की हुई उपेक्षा की मार है। और ऐसे सारे संकटों में से उस नैया को हम पार करने के लिए कटिबद्ध हो जाए, इन संगठनों के साथ खड़े रहे, हमारे साथ खड़े रहे, माय होम इंडिया के साथ खड़े रहे। हम तो इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए इन सारे शब्दों के साथ मुझे मालूम था कि मैं सिर्फ 10 मिनट में खत्म करने वाला नहीं हूं, लेकिन मैंने आज और एक गुण गुरुग्राम वासियों का देखा कितना पेशेंस है आप में, कितना धैर्य है आप में, पराक्रम पौरुष तो है ही। तो उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। उद्योग जिनमें है, साहस जिनमें है, धैर्य जिनमें है, बुद्धि जिनमें है, हरियाली आपके साथ है। हरियाली भी हरि से ही आई हुई है। और इसलिए आप सबको वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद और भारत माता की
बाद में पहले नाश्ता आपका तो हुआ है, एयर इंडिया ने मुझे भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है, लेकिन हम जरा ताकत के साथ बोले ना, हाँ, बोलिए भारत माता की। बहुत सारे लोग हाथ ऊपर नहीं उठा रहे। मातृभूमि की जय जयकार करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, है ना, संधियोग भी हो जाएगा। ठीक है, सभी मंच पर बैठे हुए, हमारी महापौर बहना हाथ ऊपर करेगी तो सारा गुरुग्राम करेगा। बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। इनको लेकर एक घोषणा है, जोहार। जोहार का मतलब नमस्कार, वंदन, है ना। हमारे यहां पर भी था, सदियों से था, हम भूल गए, वो जनजाति उसको कायम रखे हुए। हम बोलेंगे हुल जोहार। बोलिए हुल जोहार, हुल जोहार। और ये हुल जोहार लिखकर, हुल दिवस लिखकर आज के कार्यक्रम का हम सभी ट्वीट करेंगे, इंस्टा पर रील डालेंगे, और अपने मन में जो भावनाएं कैमरे के सामने आकर कम से कम इतना तो बोले कि आज के इस दिन सिद्धो मुर्मू, कानो मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, ये 4 भाई, और फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू, इन 2 बहनों को मैं वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करती हूं, दंडवत करती हूं या करता हूं। इतना तो अपने वीडियो पर बोलकर इसके साथ आप ट्वीट और इंस्टा अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम लगभग समाप्ति की तरफ है। बस मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर नवनीत गोयल जी से कि मंच पर आएं, और साथ ही आदरणीय रविंद्र जी से मैं अनुरोध करूंगा। इन दोनों को हम सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इतना भव्य आयोजन हुआ, इसमें बहुत निश्चित तौर पर धमनियों की तरह इन्होंने काम किया, पूरा कार्यभार संभाला, पूरी जिम्मेदारी संभाली। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। आप कृपया मंच पर आइए। और मैं यहाँ पर सुनील जी से अनुरोध करूंगा कि इनको सम्मानित करें, डॉक्टर नवनीत गोयल जी और श्री रविंद्र सिंह जी। डॉक्टर नवनीत गोयल लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं, अपने बिजी शेड्यूल में भी समय निकालते हैं और समाज सेवा में जुटे हुए हैं। रविंद्र जी ने इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा सहयोग किया। आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं कार्यक्रम के अंत में आदरणीय पवन जिंदल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो यहाँ पर आए, समय निकालकर हम सभी को अपने वचनों से, अपने शब्दों से यहाँ पर उन्होंने पोषित किया। आपका बहुत बहुत आभार। मैं सुनील जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुंबई में रहते हुए भी वो गुरुग्राम आए और तमाम वो पहलू बताए इस क्रांति के जो शायद अनछुए रह जाते। मैं राजरानी मल्होत्रा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आई समय निकालकर और लगातार आपने अपना समय दिया, आपका भी बहुत आभार। मैं श्री राम अवतार गर्ग जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पर समय निकाल कर आए और आपने होल क्रांति पर अपने विचारों से हमको पोषित किया है। सुरेंद्र शर्मा जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने जिस तरह से वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जो वनवासियों का कल्याण किया है, आगे भी आप करते रहें, आप लगातार स्वस्थ रहें। और रविंद्र जी से भी मैं यही कहूँगा कि आपने जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजित किया, आगे जिस तरह से अभी सुनील जी ने एक इच्छा शक्ति अपनी जताई है कि आगे ये संख्या 4000 को भी पार कर जाएगी, निश्चित तौर पर ये सत्य साबित हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ यहाँ पर लगातार आप सब जुड़े रहे। आप सब ने आज होल क्रांति के महत्व को समझा। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब एक बार हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, राष्ट्रगान के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। मैं